नमस्कार दोस्तों। पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं साइंस से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को और आज मैं लेकर आया हूं इस श्रृंखला का पार्ट 12। आज की क्लास में, आज के सेशन में पार्ट 12 को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का पहला प्रश्न हम देखने वाले हैं प्रिय विद्यार्थियों। पहला प्रश्न रहने वाला है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन होगा। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व यहां पर किसको हम लोग कहेंगे। ह्यूमन बॉडी का क्वेश्चन है। देखिए हमारे शरीर में अलग अलग तत्वों का पाया जाना यहां पर होता है और इसमें कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी की मात्रा हमारे शरीर के अंदर देखने को मिलती है। तो आज के इस सेशन का पहला ही क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ कार्बन हमारे बीच में ऑप्शन में है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम इन सभी ऑप्शन की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों ये सारे तत्व हमारे शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं, पर सभी का जो अमाउंट होता है हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। अगर हम लोग टोटल अमाउंट की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ उपस्थित सभी तत्वों में हमारे कुल द्रव्यमान का, मानव शरीर के कुल द्रव्यमान का, मानव शरीर के कुल द्रव्यमान का 65% जो भाग होता है वह ऑक्सीजन का होता है। हमारे द्रव्यमान का कुल 65% जो होगा वह ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन सबसे अधिक अवेलेबल रहता है हमारे शरीर में, कि 65% हमारे कुल द्रव्यमान का ऑक्सीजन यहां पर अवेलेबल रहता है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कुछ प्रमुख तत्व जो हमारे बीच में है, जिनका मानव शरीर में जिनसे सभी लगभग हमारे अंदर 99% जो भाग होता है शरीर का वो इन्हीं तत्वों से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन के अलावा कार्बन को शामिल किया गया है, यहां हाइड्रोजन भी सम्मिलित हो सकता है, ऑक्सीजन भी इसमें इन्वॉल्व है और यहां पर साथ ही हो जाता है नाइट्रोजन। कुछ अन्य तत्वों में जैसे यहां पर कैल्शियम दिया गया है, कैल्शियम दिया गया है, फास्फोरस दिया गया है, ये सभी तत्व भी अन्य तत्वों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो यहां प्रमुख ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से हमारे शरीर में कुल 99% जो भाग है वो बनता है और हमारे शरीर के कुल द्रव्यमान का 65% जो भाग है वह ऑक्सीजन से निर्मित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन हमारे बीच में था। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर क्या दिखाई पड़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश का प्रभाव यहां पर पूछा गया है और यह क्वेश्चन फिजिक्स में भी देखने को मिलता है कि एक पेड़ की पत्ती जिसका कलर होता है हरा और यह हरा रंग जब इसे लाल कांच से देखा जाएगा तो यह कलर में कैसा दिखाई देगा। देखिए यहां पर अगर हम लोग वस्तुओं के रंग सिद्धांत की बात करें, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर कलर थ्योरी होता है कि वस्तुएं सफेद क्यों दिखाई देती है, वस्तुएं काली क्यों दिखाई देती हैं और वस्तुएं रंगीन क्यों दिखाई देती है। तो इसका प्रमुख कारण अगर हम लोग जाने तो प्रिय विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा कि वस्तुओं में जो काला रंग होता है, यह इसका प्रमुख कारण क्या होता है कि वस्तु काली क्यों दिखाई देती है। तो वस्तुओं में जो कालापन होता है यह किसी भी प्रकाश के अवशोषण और परावर्तन के कारण होता है। देखिए वस्तु के अंदर जो प्रकाश अवशोषित किया जाता है और कुछ प्रकाश की मात्रा वस्तु अपने अंदर से परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट करवा देती है। तो वस्तुओं में काला रंग जो होता है इसका प्रमुख कारण माना जाता है कि जब किसी वस्तु के द्वारा सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाए, यानी मैं यहां पर लिखना चाहूंगा जब वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है तो वह वस्तु काली दिखाई देती है। जब वस्तु के द्वारा सभी रंगों के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो वस्तु का रंग काला नजर आएगा। यहां एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वस्तु सफेद क्यों दिखाई देती है, वस्तुओं को सफेद दिखने का प्रमुख कारण क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वस्तु के द्वारा सभी रंगों के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है, तो वह वस्तु सफेद रंग की दिखाई देती है। यानी जब सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित किया जाए, सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित किया जाए तो परावर्तित करने के दौरान यह वस्तु सफेद रंग की दिखाई देगी। तो वस्तु जब सभी रंगों के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगी तो वस्तु सफेद रंग की दिखाई देगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि वस्तुएं रंगीन क्यों दिखाई देती है, वस्तुओं में रंग होने का प्रमुख कारण क्या होता है।
जैसे कुछ वस्तु में पीलापन होता है, कुछ वस्तुओं में लालपन होता है। ये क्यों होगा? तो इसका प्रमुख कारण जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, होता ये है कि वस्तु अपने अंदर से जिस प्रकाश को एब्जॉर्ब किया वह रंग गायब हो जाता है। कलर थ्योरी ये बोलता है कि वस्तु जिस रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगी, वस्तु वह कलर शो नहीं करती है। परंतु वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है और हमारी आंखों तक पहुंचाती है, वह वस्तु उस रंग की दिखाई पड़ती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु ने अगर लाल रंग हमारी आंखों तक भेजा है तो वह वस्तु लाल रंग की दिखाई देगी। अगर वस्तु पीले रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब वह पीले रंग को छोड़कर सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर रही है और पीले रंग को हमारी आंखों तक पहुंचा रही है, इसलिए उसका रंग जो है वो पीला हो जाता है। तो प्रमुख कारण इसका माना जाएगा कि यहां वस्तु में लाल रंग क्यों होगा? तो वस्तु लाल रंग को छोड़कर सभी को एब्जॉर्ब करे और लाल को रिफ्लेक्ट करे। वस्तु हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? तो वस्तु हरे रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रही है और हरे रंग के अलावा सभी रंगों के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रही है, इसी के कारण वस्तु हरे रंग की दिखाई दे रही है। अब यहां पर सवाल उठता है कि जब हरे रंग की किसी पत्ती को, एक पेड़ की पत्ती को, हरे रंग की पत्ती को जब कहां ले जाया जाए या लाल कांच से देखा जाए, यानी इसे लाल कांच से देखा जाए, तो मैं आपसे कहूंगा कि हरे रंग की पत्ती के अंदर एक नेचर होता है कि यह हरे रंग को ही रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी रंगों को एब्जॉर्ब कर रही है। बट जब उसे लाल रंग के कांच से देखा जाएगा तो इसका रंग काला प्रकट होगा, यानी कि यह ब्लैक कलर की दिखाई देगी। इसकी वजह है कि यह लाल रंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषित करेगी, पर क्योंकि यह हरे रंग को ही रिफ्लेक्ट करती है, हरे रंग के अलावा सभी रंगों को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो यहां लाल रंग एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस वजह से इस वस्तु का जो रंग है वो क्या हो जाएगा? काला रंग हो जाएगा, है ना। तो यहां पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्टिक्स में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स में, कि जब लाल रंग के गुलाब को हरे रंग के प्रकाश में ले जाया जाता है तो उसका कलर कैसा होगा? तो इसका कलर भी आपको बताना है, यह ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इतनी जानकारी हम लोगों को क्लियर हुई है। यहां हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि जब हरे रंग की पत्ती को हम लाल कांच से देखेंगे तो वह काली नजर आएगी, वह काली नजर आएगी। तो ब्लैक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? यानी प्लांट वायरस जो होते हैं उनमें किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल पाए जाएंगे? देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वायरोलॉजी की अगर हम लोग डिस्कस करें, विषाणु का अध्ययन जो है वो वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। विषाणु की खोज इवॉन विस्की के द्वारा की गई थी। विषाणु की खोज इवॉन विस्की के द्वारा की गई थी। विषाणु मुख्य रूप से प्रोटीन या प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। इस न्यूक्लिक अम्ल में यहां डीएनए या आरएनए पाया जाता है, डीएनए या फिर आरएनए पाया जाएगा। ये जो जेनेटिक मटेरियल यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग डिस्कस करें कि अलग अलग न्यूक्लिक एसिड, किसी एक वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, डीएनए या फिर आरएनए। अगर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर एक प्रोटीन का खोल होता है इसके आसपास और यहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड यहां पर प्रेजेंट होगा। अगर हम इस प्रोटीन के खोल की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, में वायरस का स्ट्रक्चर आपको समझाने वाला हूं कि इस प्रोटीन के खोल को हम कैप्सोमियर के नाम से जानते हैं, कैप्सोमियर के नाम से जानते हैं। और यह कैप्सोमियर छोटी इकाई कैप्सिड के नाम से जानी जाती है, कैप्सिड के नाम से जानी जाती है। यह इसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर माना जाता है कि प्रोटीन जो होगा कैप्सोमियर के नाम से जाना जाएगा छोटी इकाई के रूप में, और छोटी इकाई की अगर हम लोग बात करें तो वह कैप्सिड के नाम से जाना जाएगा। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में यहां पर दो मटेरियल अवेलेबल रहते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। या तो यहां डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा। दोनों न्यूक्लिक एसिड किसी एक वायरस में संभवतः नहीं पाए जाते हैं, या डीएनए या आरएनए, यहां पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन वायरस के अंदर डीएनए नाम का न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, यह वायरस एडिनो वायरस के नाम से जाना जाता है। एडिनो वायरस, इसे हम लोग नाम देंगे। एडिनो वायरस किसे कहते हैं? तो जिन वायरस के न्यूक्लिक एसिड में डीएनए नामक आनुवांशिक पदार्थ प्रेजेंट रहता है, उसे हम लोग एडिनो वायरस के नाम से जानते हैं। और जिन वायरस के न्यूक्लिक एसिड के रूप में आरएनए प्रेजेंट रहेगा, इसे हम लोग रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं, रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं।
और मैं आपको बताना चाहूंगा जानकारी के लिए कि जो एडिनो वायरस और रेट्रो वायरस है ये अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। अगर हम लोग डीएनए आनुवंशिक युक्त वायरस की बात करें तो ज्यादातर यह जंतुओं में रोग फैलाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, है ना। एडिनो वायरस जंतुओं में रोग फैलाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। वही अगर हम लोग आरएनए वायरस की बात करें तो यहां पर प्लांट के अंदर, पादपों के अंदर रोग फैलाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो ये दो चीजें एग्जाम्स में काफी पूछी जाती है, बहुत अच्छे लेवल पर यहां से क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आरएनए युक्त जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उन वायरस को हम लोग रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं। और यहां एडिनो वायरस, ये रेट्रो वायरस प्लांट के अंदर डिसीज को स्प्रेड करने में रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, यानी ये पादप रोगजनक होते हैं। तो यहां हमारे पास ऑप्शन है कि पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है हमारे पास में आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए जो होगा वो यहां पर हमारे बीच में रेट्रो वायरस के अंतर्गत पाया जाएगा। देखिए पूरी कहानी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई, आप इन्हें अपने नोट्स में लिखते चलें ताकि ये हमें आने वाले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं सपोर्ट करे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। देखिए एक पिगमेंट हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, ब्लड के अंदर, जिसकी उपस्थिति के कारण हमारे यूरिन का जो कलर है वो येलो हो जाता है, पीला रंग हो जाता है। तो इसको मैं बिल्कुल विस्तृत समझाने वाला हूं कि ये यहां पर एक पिगमेंट हमारे पास दिया, जैसे एक दिया है बाइल जूस यानी पित्तरस जो यकृत से निकलता है। अगर हम लोग बात करें लसिका की, यहां दिया है कोलेस्ट्रॉल और एक है यूरोक्रोम। तो प्रिय विद्यार्थियों मैं बताना चाहूंगा कि हमारे रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है और यह हीमोग्लोबिन पिगमेंट हमारे शरीर के अंदर ब्लड का जो कलर है वो डिसाइड करने का काम करेगा। रेड कलर ब्लड का इसी की वजह से होता है। साथ ही मैं आपको और जानकारी देना चाहूंगा कि O2 और CO2 का संवहन भी इसी के द्वारा होता है। O2 और CO2 का संवहन भी हीमोग्लोबिन के द्वारा ही किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जब ये अत्यधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर हो जाता है तो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का अपघटन होना शुरू हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन छोटे छोटे भागों में टूटना प्रारंभ हो जाता है। और यह छोटे जो अपघटित भाग होते हैं, यह अपघटित भाग होते हैं, यह यूरोक्रोम के नाम से जाने जाते हैं, यानी यूरोक्रोम अपघटित हीमोग्लोबिन ही होता है हमारे शरीर के अंदर। तो यह यूरोक्रोम एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के अपघटन के दौरान प्राप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसे क्या होता है कि हमारी जो किडनी होती है वह इसको फिल्टर करने के बाद में यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है, जिसके कारण हमारे मूत्र का रंग क्या हो जाता है, पीला, है ना। तो यूरोक्रोम क्या है, मैंने इस क्लास में आपको ये समझाया। सही जवाब इसका हो जाएगा यूरोक्रोम, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने कल यहां से एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन आप लोगों को दिया था कि ब्लबर क्या होता है, उसी को हम लोग आज क्वेश्चन के फॉर्म में देखने वाले हैं। यहां क्वेश्चन पूछा गया है ब्लबर क्या होता है। तो अलग अलग ऑप्शन यहां पर देके रखे गए। रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूधिया स्राव, जिसे हम लोग अलग अलग लेटेक्स के नाम से जानते हैं, और सघन वसा की परत या फिर किन्हीं एकेटिक्स पौधे का कीटों को फंसाने की युक्ति, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट में होता है, कीटभक्षी पौधों में, या फिर चावल के पौधों का फंगल इन्फेक्शन। देखिए ब्लबर की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। हमारे शरीर के अंदर अगर हम लोग देखें तो वसा की एक मोटी परत होती है, वसा की परत होती है हमारे अंदर। अगर हम देखें तो वसा का जो स्टोरेज होता है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर होगा। पर विद्यार्थियों, एडिपोज टिश्यू यानी जिन्हें हम लोग वसी उतक के नाम से जानते हैं, जहां वसा का संग्रहण होता है। जब हमारे अंदर शरीर में वसा, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की आपूर्ति हो जाती है तो उसके बाद हमारा शरीर वसा के अंदर इसको मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देता है, जहां एडिपोज टिश्यू के अंदर इसका संग्रहण कर देगा। ये वसा की जो मोटी परत होती है हमारे शरीर के अंदर उष्मारोधी परत की तरह काम करती है, यानी कि यह हमारे शरीर की उष्मा को शरीर से बाहर जाने से रोकेगी, और यह सभी जीवों में पाया जाता है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सभी जलीय जीवों में जैसे मछली वगैरह, जितने भी जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल होते हैं, इनमें त्वचा के नीचे एक वसा की मोटी परत पाई जाती है, जिसे हम लोग ब्लबर के नाम से जानते हैं, जो उष्मारोधी परत की तरह कार्य करती है। तो ब्लबर एक प्रकार की मोटी परत होती है वसा से रिलेटेड। यहां ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख सकते हैं, डेंस फैट लेयर, यानी सघन वसा की परत
जो कहां पाई जाती है, सभी जलीय जीवों में पाई जाती है जो जल के अंदर निवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है हमारे बीच, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बट आप जब इसके ऑप्शन देखेंगे तो यहां कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहां विटामिन के सीधे नाम देके रखे गए हैं केमिकल नेम, और यह केमिकल नेम हमें लर्न करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे जैसे टोकोफेरॉल हो जाता है, नियोसिन हो जाता है, साइनोकोबालामिन। अगर हम लोग बात करें कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन होता है, तो प्रिय विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा कि दो विटामिन है जो वसा में, अलग अलग जो विटामिन है वो वसा में घुलते हैं। जैसे बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होता है। अगर हम लोग देखें जल में घुलनशील विटामिन, तो यहां विटामिन बी और विटामिन सी, यानी बी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे विटामिन जो है जल में सोल्यूबल होंगे। और इसके अलावा यहां पर ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, यानी ये 4 विटामिन वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स जितने भी होते हैं, टोटल 8 बी कॉम्प्लेक्स हैं, वो कभी भी वसा के अंदर घुलनशील नहीं माने जाएंगे, वह वाटर सोल्यूबल विटामिन माने जाते हैं। तो यहां हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे, यहां दिया गया टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल यहां दिया गया नियोसिन, नियोसिन के बाद में यहां पर देके रखा है साइनोकोबालामिन। तो प्रिय विद्यार्थियों नियोसिन, साइनोकोबालामिन विटामिन B12, विटामिन B3 का नाम होता है। तो यहां बी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है रॉन्ग। कैल्सीफेरॉल की बात करें, कैल्सीफेरॉल यहां जाएगा कैरोटीन और यहां जाएगा टोकोफेरॉल। देखिए यहां विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है क्या, यहां जो कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का नाम है। कैरोटीन विटामिन, कैरोटीन जो विटामिन है ये थोड़ा अलग है, हमारे अंदर ये पाया जाता है। टोकोफेरॉल जो होता है ये भी विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी। आगे चलेंगे, विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड, तो सी हो जाएगा, पर सी तो यहां वाटर सोल्यूबल माना जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाने वाला है। और डी इसके लिए यहां पर थायमिन, और थायमिन किसका नाम होता है, थायमिन विटामिन बी का नाम होता है, और बी वाटर सोल्यूबल विटामिन माना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है। देखिए स्तनधारी मैमल्स जो एनिमल होते हैं वो बहुत ही उच्च स्तर के प्राणी माने जाते हैं, बट यहां भी एक कैटेगरी पाई गई कि यहां अंडा देने वाले स्तनधारी को अलग रखा गया। अगर हम लोग कॉर्डेटा एनिमल की बात करें तो इन कॉर्डेट्स में जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है वहां स्तनधारी सबसे उच्च स्तर का एक क्लास माना जाता है, यानी यह एक प्रकार का वर्ग है। किसका वर्ग है, कॉर्डेटा का एक प्रकार का वर्ग है। यह स्तनधारी जीव भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं प्रिय स्टूडेंट। तो यहां आप लोगों को देखना है कि सबसे पहले जो स्तनधारी माने गए इनका नाम था प्रोटोथीरियन, प्रोटोथीरिया, है ना, ये स्तनधारी प्रोटोथीरिया थे। दूसरे नंबर पर आ जाता है यहां पर मेटाथीरिया एनिमल, मेटाथीरिया एनिमल यानी कि ये मेमल्स की ही ग्रुप में आपको डिस्कस करने वाला हूं। और यहां एक आ जाएगा यूथीरिया नाम के एनिमल, यूथीरिया यानी कि यह स्तनधारियों का तीसरा ग्रुप माना जाता है। अगर हम लोग डिस्कस करें प्रोटोथीरिया, तो प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अंड प्रजक जानवर माने जाते हैं, यानी कि ओविपेरस। ये अपने बच्चों को जन्म देने के बाद इनके पीठ पर एक झिल्ली होती है, एक थैली होती है जिसके अंदर ये बच्चों का पूर्ण विकास करते हैं। जैसे आपने कंगारू को देखा होगा, कंगारू अपने अविकसित बच्चे को जन्म देकर अपने अंदर जो झिल्ली होती है जिसे मार्सुपियल झिल्ली कहते हैं, उसके अंदर बच्चे का संपूर्ण पोषण करता है ना। यहां हम देखेंगे यूथीरिया, तो मनुष्य यूथीरियन होता है, यानी मनुष्य सबसे उच्च स्तर का प्राणी माना जाता है। तो मनुष्य यूथीरिया कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है मैमल्स के अंदर। और यहां अगर हम लोग देखें तो प्रोटोथीरिया जो होता है अंड प्रजक, और अंड प्रजक का एक एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं, एकेडिना। एकेडिना नाम का एक जीव होता है। ये एकेडिना यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहां चमगादड़ इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यहां पर्णिल चींटीखोर, देखिए पर्णिल चींटीखोर अगर हम लोग देखें तो यह आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास थ्रोनी यानी कि कटीला चींटीखोर, यानी इसे हम लोग एकेडिना के नाम से ही जानते हैं, जो एक मैमल होता है जो अंडे देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहां पर अगर हम देखें सबसे बड़ा अगर जलीय स्तनधारी है तो वो व्हेल होती है। व्हेल एक मछली नहीं होती है, व्हेल एक स्तनधारी माना जाता है। आपको विशेष ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। देखिए यहां एक दोबारा यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि वसा की मोटी परत,
हमारे अंदर वसा जो होती है वह एडिपोज टिश्यू के रूप में स्टोर होती है शरीर के अंदर। जब वसा की अनियमित मात्रा हो जाती है तो एडिपोज टिश्यू यानी जिसे हम लोग वशी ऊतक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ वसी ऊतक के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, तो शरीर में यहाँ पर इनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर के अंदर जो एडिपोज टिश्यू होता है इसे हम लोग हमारे शरीर की उष्मारोधी परत के नाम से भी जानते हैं। उष्मारोधी परत के नाम से जानते हैं। ये हीट इंसुलेटर होता है, यह हमारे शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकेगा और बाहर की उष्मा को शरीर के अंदर जाने से रोकेगा। क्योंकि हम लोग नियत तापी यानी हम लोग समतापी प्राणियों के अंतर्गत आते हैं जिनके शरीर का तापमान नियत होता है। हमारे सामान्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो यहां हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं, शरीर में उष्मा की क्षति यानी किसके विरुद्ध यह काम करेगी। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहां पर कि यह हीट लॉस को रोकती है, तो यहां पर हम लोग इसको देखेंगे। अगला ऑप्शन है शरीर के अनिवार्य द्रव्यों की क्षति, शरीर से लवण की क्षति या पर्यावरण में हानिकारक सूक्ष्मजीवों का प्रवेश। देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो एडिपोज टिश्यू होता है वह हमारे शरीर से हीट लॉस को रोकने का काम करता है ताकि शरीर की उष्मा बाहर ना जा पाए। तो मुझे उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे मैं पूछूंगा आप लोगों से, यहां से क्वेश्चन आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि वसा का कंपोजिशन क्या होता है, फैट का निर्माण किन किन तत्वों के द्वारा होता है। कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी माना जाता है। कि पुरुष में पुरुषत्व अगर देखा जाए तो यहां कौन से गुणसूत्र पर यह बात निर्भर करती है। अगर हम लोग गुणसूत्र की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा, गुणसूत्र की जो खोज है वह वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई है। गुणसूत्र की खोज, अगर हम लोग हमारी एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या को डिसाइड करें तो हमारी एक कोशिका में कुल 23 पेयर यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और जिनकी संख्या हमारे अंदर 46 पाई जाती है। अब ये 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं डियर स्टूडेंट। एक होता है यहां पर ऑटोसोम्स यानी जिन्हें हम लोग समयुग्म की गुणसूत्र के नाम से जानेंगे, और एक हो जाएगा हेटेरोसोम्स क्रोमोसोम्स यानी जिन्हें हम लोग विषम युग्मजी गुणसूत्र के नाम से जाने थे। यहां 22 जोड़े गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल में दोनों में एक्स एक्स टाइप के माने जाते हैं, यानी कि 22 जोड़े गुणसूत्र हमारी सेल के अंदर एक्स एक्स टाइप के होते हैं जिन्हें हम लोग ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। और हमारे अंदर जो 23वां जोड़ा होता है तो यह 23वां जोड़ा फीमेल में एक्स एक्स टाइप का होगा, यानी फीमेल में सारे गुणसूत्र एक्स एक्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं। और यहां पर जो नर का 23वां जोड़ा है यह एक्स वाई टाइप का होता है, और इसी एक्स वाई टाइप के गुणसूत्र के द्वारा पुरुष में पुरुषत्व योचित गुण सारे विकसित होते हैं। तो इसका सही जवाब हमारे बीच में हो जाएगा एक्स वाई क्रोमोसोम। तो यहां इसका सही जवाब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, यहां पर हमारे बीच में ऑप्शन नंबर डी है एक्स वाई क्रोमोसोम। देखिए एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम्स में बन सकता है कि किस क्रोमोसोम्स को लिंग निर्धारण गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, कि संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी, यह क्रोमोसोम कौन सा ऐसा गुणसूत्र है जो डिसाइड कर सकता है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर दे दीजिएगा। यहां क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोगों ने देखा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, मछली का एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर का मतलब यहां पर वायु अवकोश हो जाता है कि मछलियों के अंदर अलग अलग प्रकार के वायु अवकोश पाए जाते हैं, किस रूप में कार्य करता है। देखिए मछलियों के अंदर वायु अवकोश दो प्रकार की मछलियां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कि अगर हम लोग मछलियों का अध्ययन देखें प्रिय विद्यार्थियों तो मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इक्थियोलॉजी के नाम से। मछली पालन हम लोग करते हैं पीसी कल्चर में मछलियों का पालन करते हैं। दो प्रकार की अलग अलग कैटेगरी होती है मछली की। तो प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मछली होती है जिनका एंडोस्केलेटन सिस्टम कार्टिलेज से बना होता है यानी उपास्थि से बना होता है। तो जिन मछलियों में उपास्थि पाई जाती है उन्हें हम लोग उपास्थिल मछलियों के नाम से जानते हैं। और जिन मछलियों में अंतः कंकाल के रूप में
अस्थि पाई जाती है यानी बोन पाई जाती है, उन्हें हम लोग बोनी फिश के नाम से जानते हैं, यानी जिनमें अंतःकंकाल हड्डियों से निर्मित होता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा जैसे शार्क होती है, तो शार्क एक प्रकार की उपास्थि मछली मानी जाती है। यह मछलियां बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि यह नरभक्षी होती है। ज्यादातर यह अपने शिकार से अपने भोजन को ढूंढती है, यानी अपना शिकार करने के बाद यह भोजन की प्राप्ति करेगी। यह मछलियां और इन मछलियों में यह फर्क होता है कि यहां उपास्थि है और यहां अस्थि है। तो प्रिय विद्यार्थियों मैं बताना चाहूंगा कि ये मछलियां आकार में थोड़ी बड़ी होती है और शरीर में इनका थोड़ा भारीपन होता है। इसके प्रमुख कारण हो जाएगा इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, यानी ये मछलियां वायु अवकोश यहां पर अब्सेंट पाया जाएगा, और यहां एयर ब्लैडर यानी कि वायु का अवकोश प्रेजेंट होता है, वायु अवकोश प्रेजेंट रहता है। वायु अवकोश नहीं होने की वजह से यह ज्यादा लंबे समय तक पानी की सतह पर स्थिर नहीं रह सकती, यह गहराई में ही रहती है, केवल अपने शिकार को ढूंढने के लिए यह सतह पर आती है। और यहां पर यह लंबे समय तक अगर हम देखें तो पानी की सतह पर यह स्टैटिक हो सकती है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, तो यहां ऑप्शन दिया गया है कि जो एयर ब्लैडर होता है यहां पर सहायक श्वसन अंग है। देखिए सहायक श्वसन अंग ये हो सकता है, इसके अलावा द्रव स्थैतिक अंग हो सकता है यानी कि हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन, या फिर यहां पर सहायक श्वसन अंग भी होगा और हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन भी होगा। तो बिल्कुल सही जवाब इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। मछलियों का जो श्वसन अंग होता है वो होता है गलफड़ या गिल्स, या इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो यहां पर सहायक श्वसन अंग के रूप में हम लोग एयर ब्लैडर को ले सकते हैं, और यह हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन भी होता है कि यह मछलियों को एक स्थान पर लंबे समय तक रुकने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, आरबीसी वायु शोषण नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं पाए जाते। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, और इस सीरीज का पूरा पूरा लाभ आपको मिलने वाला है अपनी एग्जाम्स में। तो आरबीसी जो होती है, देखिए हम लोग अगर बात करते हैं तो स्तनधारी के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है, स्तनधारी में आरबीसी प्रेजेंट होती है। पर डियर स्टूडेंट एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहां जो आरबीसी होती है उसमें कुछ प्रमुख कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। आपने यह पढ़ा होगा कि हमारे अंदर जो आरबीसी होती है वह केंद्रक विहीन होती है, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है ना। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। यहां अपवाद के रूप में अगर हम लोग देखें तो अपवाद के रूप में यहां पर ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनधारी होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए अगर हम लोग श्वसन को बात करें तो श्वसन की अगर डिस्कशन हम लोग करें तो डियर स्टूडेंट यहां आप देखोगे कि यहां एक ऑर्गन और नहीं होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, कि स्तनधारियों की आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नामक जो कोशिकांग है वो नहीं पाया जाता, जिसके कारण यहां पर जो श्वसन होगा वायवीय श्वसन या एरोबिक रिस्पायरेशन वो इन आरबीसी में नहीं पाया जाता। तो यहां आपको इसका जवाब मुझे देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहने के कारण यहां श्वसन नहीं पाया जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे बीच में है, एसीटीएच हार्मोन स्त्रावित होता है। देखिए एक हार्मोन दे के रखा है यहां पर एसीटीएच हार्मोन। यह हार्मोन हमारे शरीर में कहां से निकलता है? तो प्रिय विद्यार्थियों मैं बताना चाहूंगा इस हार्मोन का पूरा नाम होगा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। मैं लिख देता हूं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन हमारे शरीर में कहां से स्रावित होता है? तो प्रिय विद्यार्थियों मैं बताना चाहूंगा कि यह हार्मोन हमारे अंदर पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि के द्वारा यह हार्मोन स्रावित होता है, और यह हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलकर किसे कंट्रोल करता है? तो मैं बताना चाहूंगा कि जो एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक है, हमारे शरीर के अंदर जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि जिसे अधिवृक्क, क्योंकि ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, तो इस एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स के भाग से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करने का काम कौन करेगी? यह हार्मोन करता है, जिसे नाम है एसीटीएच। तो यह स्त्रावित कौन करता है? तो यह स्त्रावित करता है पीयूष ग्रंथि से, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जान सकते हैं। तो 12 का आंसर होने वाला है हमारे बीच में सी वाला ऑप्शन। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर के नाम से जानते हैं? यह क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस प्रकार भी पूछा गया है कि पेसमेकर का संबंध हमारे शरीर के किस अंग से होता है? तो पेसमेकर का संबंध प्रिय विद्यार्थियों हमारे शरीर में हृदय से होता है।
ये हार्ट से रिलेटेड एक ऑर्गन माना जाता है। यहाँ इसका हम लोग अगर फंक्शन देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अंदर जितनी भी हृदय स्पंदन होती है वो यहाँ से शुरू होती है। प्राकृतिक पेसमेकर किसको कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट, मैं इसे लास्ट सेशन में पढ़ा चुका हूं कि हमारे दाहिने आलिंद में एक स्थान होता है, वहां तंत्रिकाओं का एक समूह होता है जिसे हम लोग ऐसे नोड के नाम से जानते हैं। साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से हम लोग इस स्थान को जानते हैं। अब यह साइनो ऑरिकुलर नोड क्या करता है, इसका प्रमुख काम क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में जो विद्युत इंपल्स होते हैं हमारे हृदय में वो यहां से शुरू होते हैं, जिन्हें आगे यह बढ़ाते रहता है एवी नोड्स के अंदर। उसके बाद में हम लोग बंडल ऑफ हीस, पुरकिंजे फाइबर, ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं जहां पर ये इंपल्स धीरे 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 मूव करते चले जाते हैं। तो ऐसे नोड वह भाग है, तंत्रिकाओं का जाल है, जहां से हृदय की स्पंदन शुरू होती है। तो इसे ही हम लोग प्राकृतिक पेसमेकर के नाम से जानते हैं। सही जवाब होने वाला इसका ऐसे नोड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन ए सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में यह इसका विजन हो सकता है, चारों तरफ चारों दिशाओं में चींटी देख सकती है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन हम पढ़ेंगे, इसके अंदर साधारण आंखें पाई जाती है, यानी क्या इसके अंदर नॉर्मल आईज होती है, या फिर सिर के ऊपर आंखें होती है, सुविकसित आंखें होती है, या फिर इसकी जो आंखें होती है वो कंपाउंड होती है, यानी कंपाउंड आईज या संयुक्त आंखें। तो प्रिय विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा कि जो चींटी होती है वह, उसके अंदर अगर हम लोग देखें कि चारों दिशाओं में देखने का यह गुण है, यह गुण होता है उसकी संयुक्त आंखों के कारण, संयुक्त की आंखों के कारण, यानी चींटी के अंदर कंपाउंड आईज पाई जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर यह जवाब देना है कि चींटी हमारे क्लासिफिकेशन में किस संघ से बिलोंग करती है, चींटी का संघ का नाम बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होने वाला है हमारे बीच ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? देखिए ग्रीष्म ऋतु में जब कोई जानवर हैं जो लंबी निद्रा की स्थिति में चले जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहने वाले हैं? आप लोगों ने यहां एक टर्म पढ़ा होगा, हाइबरनेशन एक टर्म होता है बायोलॉजी में। हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हाइबरनेशन क्या होता है कि शीतकाल के दौरान अगर कोई जीव, कोई जानवर अगर लंबी निद्रा की स्थिति में चला जाता है तो उसे हम लोग हाइबरनेशन के नाम से जानेंगे, या फिर इसी का नाम होता है शीत निद्रा, शीत निद्रा की स्थिति। और यह शीत निद्रा शीतकाल के दौरान होती है, शीतकाल के दौरान होती है, यानी ठंडे प्रदेशों में हाइबरनेशन की कंडीशन में जीवों का रहना। अगर हम लोग बात करें कि यहां ग्रीष्म ऋतु में, तो प्रिय विद्यार्थियों में आपको बताना चाहूंगा, तो यहां पर ग्रीष्म ऋतु में जब शीत निद्रा या लंबी निद्रा की स्थिति में जीव चले जाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं, यानी ग्रीष्म निष्क्रियता। तो ग्रीष्म निष्क्रियता इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है कि जब गर्मी के दिनों में कोई जीव या जानवर लंबी निद्रा की स्थिति में चला जाता है। तो यहां पर हाइबरनेशन हमें एक ध्यान रखना है, और एस्टिवेशन भी इसका एक सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऊंट की जो कुबड़ होती है, यानी कि जो कुबड़ उसके अंदर पाई जाती है, बल्ब होता है या हैम्प ऑफ द कैमल होगा, यह किस ऊतक से बना होता है जो ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध करवा देता है? यानी जब इसके अंदर ऑक्सीडाइज होगा तो यह जल की प्राप्ति करवाता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां हम लोग देखते हैं कि ऊंट के अंदर जो कुबड़ होती है, ऊंट के अंदर जो कुबड़ पाई जाती है, तो प्रिय विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा यह कुबड़ फैट स्टोरेज के लिए जानी जाती है, यानी यहां पर वसा का संग्रहण होता है। ऊंट की कुबड़ में वसा का संग्रहण होता है। यह हमारा भ्रम होता है कि यहां पर पानी स्टोर होता है। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यह वसा ऑक्सीकृत होती है, ऑक्सीडाइज होती है, तो धीरे धीरे यह ऊंट को जल उपलब्ध करवाते रहती है। तो ऊंट के हैम्प में वसा का संग्रहण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह एक टाइप का फैटी यानी कि वसामयी भाग होता है जो वसा का संग्रहण करता है और ऑक्सीकृत होकर जल प्रोवाइड करवाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि स्पेस रिसर्च हेतु किया जाता है?
स्पेस रिसर्च हेतु किस सवाल को ले जाया जाता है? देखिए अंतरिक्ष यानों में अगर हम लोग इसको डिस्कस करें तो सभी अंतरिक्ष यानों में एक सवाल को स्पेशल होज में उगाकर ले जाया जाता है। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष यानों के होज में किस सवाल को उगाकर ले जाया जाता है। तो मैं इस सवाल का नाम आपको बताने वाला हूं, क्लोरेला। शायद यह हमारे ऑप्शन में रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा आप, क्लोरेला नामक सवाल। चलिए इस क्लोरेला को हम लोग समझ लेते हैं। यह क्लोरेला स्पेस एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जानते हैं। यह एक विशेष प्रकार की शैवाल है। क्यों ले जाया जाता है? यह शैवाल रिसर्च वर्क के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि इससे अनुसंधान कार्य भी किए जा सकते हैं। और साथ ही एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि इस शैवाल में लगभग 67% प्रोटीन अवेलेबल होता है। तो प्रोटीन की आपूर्ति जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इसी शैवाल के द्वारा करते हैं। 67% प्रोटीन क्लोरेला नामक शैवाल में पाया जाता है। आपको यहां पर एक क्वेश्चन में देके जा रहा हूं कि हमारे गले के अंदर जो थायराइड ग्रंथि होती है वहां पर घेंगा रोग होता है, ग्वाइटर डिसीज। और इस घेंगा के उपचार हेतु किस प्रकार की शैवाल को खाना चाहिए, किस प्रकार की शैवाल का उपयोग किया जाता है जिसे ग्वाइटर डिसीज को ठीक किया जा सके? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्लोरेला, जो अंतरिक्ष होज में उगाकर ले जाई जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? इंसुलिन जो हमारी अग्नाशय से बीटा सेल से निकलता है, स्रावित होता है। यहां इसका काम हम लोग देखेंगे, क्या यह रक्त दबाव का संचारण करेगा, या फिर भोजन के पाचन में सहायक होता है, या फिर शरीर के शर्करा में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसके स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है यह, और आप सभी को यह जानकारी होगी कि हमारे शरीर के अंदर से निकलने वाला जो इंसुलिन हार्मोन होता है, यह इंसुलिन हार्मोन हमारे अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही जवाब होने वाला है हमारे बीच में ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिनियों में बहते समय रक्त का थक्का नहीं जमता है? यानी एंटी कोएगुलेट प्रोटीन होता है हमारे ब्लड के अंदर, कि हमारे अंदर जो शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस के समथिंग हमारा टेम्परेचर होगा बॉडी का। हमें यह जानकारी होगी कि हम अगर किसी भी कंडीशंस में चले जाएं, हमारे बॉडी के अंदर वाहिनियों में रक्त कभी नहीं जमता। यानी यह किस वजह से नहीं जमता? तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे अंदर एक एंटी कोएगुलेट प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है हिपेरिन। जिसका निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है। हिपेरिन का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है। यह प्रतिस्कंदन प्रोटीन माना जाता है, प्रतिस्कंदन एंटी कोएगुलेट प्रोटीन, जो हमारे रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है ताकि रक्त का प्रवाह लगातार बना रहे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिपेरिन। यहां हिपेरिन का एक नाम और भी होता है यकृतिन, क्योंकि यकृत के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो हिपेरिन इसका सही जवाब होने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हिरुडिन मैंने आपको कल के सेशन में पढ़ाया है कि हिरुडिन जोंक के अंदर निकलने वाला एक एंटी कोएगुलेट प्रोटीन है, कि जोंक जब काटेगा या कट करेगा तो वहां पर हिरुडिन नाम का एक प्रोटीन रिलीज करेगा जो ब्लड को जमने से रोकता है ताकि रक्त का स्त्राव न रुके। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा हमारे बीच में। डॉल्फिन क्या है? देखिए बड़ा आसान सा प्रश्न आया है लास्ट हमारे बीच में। डॉल्फिन किसे कहते हैं? डॉल्फिन क्या है? क्या डॉल्फिन एक मछली है? यहां सरीसृप दिया गया है, स्तनधारी दिया गया, और एक यहां पर कुर्म दिया गया है। तो आपको यहां पर बताना है कि जो डॉल्फिन होती है, अधिकांश बच्चों को यह बात पता होती है कि डॉल्फिन एक प्रकार की मछली है जो गंगा नदी के जल में पाई जाती है। हम सभी यही पढ़ते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा कि डॉल्फिन एक प्रकार की मछली नहीं है। डॉल्फिन एक प्रकार का मैमल्स होता है, यानी कि स्तनधारी होता है। यह बात आप सभी को जानकारी होगी कि जो डॉल्फिन है वो एक प्रकार का स्तनधारी होता है। अगर हम लोग देखें कि जल में पाया जाने वाला सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन होगा, तो जल में पाया जाने वाला सबसे बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन को कहेंगे। किसको कहेंगे? डॉल्फिन को। डॉल्फिन का जीव वैज्ञानिक नाम होता है प्लाटेनिस्टा गेकेटिका।
प्लाटेनिस्टा, प्लाटेनिस्टा गेकेटी का। और अगर हम लोग बात करें तो गंगा नदी के जल में डॉल्फिन सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डॉल्फिन एक मेमल्स होती है, डॉल्फिन एक स्तनधारी होती है। चलिए यहां इस सेशन में मैंने आप सभी के लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन रखा है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके आज के सेशन का होमवर्क रहने वाला है कि विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है, यानी ऐसा कौन सा एक्वेटिक प्लांट है जो तेजी से रैपिडली ग्रोथ कर सकता है, तेजी से बढ़ सकता है। यहां पर आपके ऑप्शन देके रखे हैं, अमेजनी जलनारी, यानी कि इसको हम लोग कुमुदिनी के नाम से जानते हैं या फिर लिली बोल सकते हैं। यहां पर दिया गया एक वाटर हायासिंथ करके एक प्लांट दिया गया, यूट्रिकुलेरिया यहां पर दिया गया घटपर्णी, और एक है वाटर चेस्टनट। ये अलग अलग प्रकार के पादप दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है यहां सबसे तेजी से ग्रोथ कौन करता है। और यहां पर इसका संबंध बंगाल से है, और यह ऑप्शन में आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जवाब दीजिएगा। होमवर्क का जवाब आपको जरूर देना है। तो आज के सेशन में इतना ही प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हम लोग अगले सेशन में। ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को, इस श्रृंखला को आपका प्यार मिल रहा है, तो ऐसे ही प्यार आपका मिलता रहे। तो ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।